नमस्कार। मुझे लगता है कि तकनीकी समस्याएं जो भी थीं वो अब दूर हो चुकी हैं और हम लोग गांधी कथा के तीसरे हिस्से की ओर जा सकते हैं। अफ्रीका में गांधी ने जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम किया था वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो जो उनके वो जो उनका एक तरीका था जिसमें उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म बनाया और उस फार्म में लोगों को रखा और वहाँ जिस तरह से एक नए तरह का प्रयोग किया अपने जीवन में, जिसमें सारे लोग सारा काम करते थे, जिस आत्मनिर्भर गांव पे उनका बड़ा भरोसा था कि गांव आत्मनिर्भर होते हैं, उसको लेके समस्याएं भी थी, आगे मैं बात करूंगा। लेकिन उस आत्मनिर्भर गांव का जो पहला प्रयोग उन्होंने किया था अफ्रीका में, वो प्रयोग था टॉलस्टॉय फार्म बना के, जहां सारे लोग सारा काम करते थे। और यही वो जगह थी जहां पर गोखले जब अफ्रीका आए थे तो उनसे मिलने गए थे। तो जब वो हिंदुस्तान लौटे तो हिंदुस्तान लौट के भी उन्होंने एक ऐसा ही प्रयोग किया। उस प्रयोग से जुड़ा मैं एक किस्सा आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक बात और। हमारे यहां पूर्वांचल में एक कहावत कहते हैं कि जे केहू से ना हारे वो अपने जन्मले से हारेला। जो किसी से भी नहीं हारता है वो अपने बच्चों से हारता है। कई लोगों ने मुझसे इनबॉक्स में भी कहा था और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि गांधी के बड़े बेटे के साथ जो किस्सा था, गांधी के बड़े बेटे के जिस तरह से बनने बिगड़ने की कहानी थी, उस पर क्यों नहीं बात होती है। बिल्कुल बात होनी चाहिए। असल में भारतीय समाज में जो टिपिकल पिता होते हैं, वो पिता चाहते हैं कि उनका बड़ा बेटा उन्हीं के रास्ते पर चले या फिर उन सपनों को पूरा करे जो वो खुद नहीं कर पाए। अगर खुद वो डॉक्टर नहीं बन पाए तो चाहते हैं हमारा बड़ा बेटा डॉक्टर बन जाए। अगर खुद इंजीनियर नहीं बने तो चाहते हैं बड़ा बेटा इंजीनियर बन जाए। अगर खुद कुछ गलतियां की हैं जिंदगी में तो चाहते हैं उनका बड़ा बेटा ना करे वो गलतियां। और ऐसे में होता क्या है कि बड़े बेटे के ऊपर कुछ ज्यादा ही अनुशासन हो जाता है। गांधी को भी अपने बड़े बेटे से बहुत उम्मीद थी। अफ्रीका बुलाया उनको, और जब अफ्रीका बुलाया तो अपने साथ जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में शामिल किया। और थे भी, देवदास गांधी बहुत होनहार थे। अफ्रीका गए तो जान लगा दी अपने पिता के साथ। जेल गए, एक नहीं कई कई बार जेल गए। लगातार टॉलस्टॉय फार्म के अंदर हो या बाहर हो, अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। शादी हो चुकी थी उनकी, उसके बावजूद लंबे लंबे समय तक उनको जेल में रहना पड़ता था अफ्रीका में। दरअसल गांधी तब तक ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी शुरू कर चुके थे और उन्हें यह लगता था कि शायद जो जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो उतना बेहतर काम कर पाएगा। और बेटे ने शादी कर ली थी और लगभग अपनी मर्जी से शादी की थी, तो उसको लेकर गांधी कम से कम खुश तो बहुत नहीं ही थे। लेकिन दिक्कत वहां नहीं आई। दिक्कत यह आई कि गांधी ये नहीं समझ पाए कि युवा छात्र जो है, युवा लड़का जो है, उसके अपने सपने होते हैं। वो खुद गए थे इंग्लैंड, वहां से डिग्री लेके आए थे, बैरिस्टर हुए थे। देवदास गांधी भी चाहते थे कि वो लंदन जाएं, वहां से वकालत की पढ़ाई करें, डिग्री लें और डिग्री लेकर आएं। लेकिन अपने अनुभव से गांधी को लगा था कि शायद ये वकालत की डिग्री विग्री देश सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कतई जरूरी नहीं है। तो अपने बेटे को लंदन भेजकर पढ़ाने में उन्होंने कोई खास रुचि नहीं ली, बल्कि रुचि लेना तो क्या कहूं, उन्होंने लगभग मना ही किया। यहां तक कि उनके एक परिचित ने जब फाइनेंस करने की बात की कि अगर आपका बेटा विदेश पढ़ने जा रहा है तो जाने दीजिए, हम उसको फाइनेंस करेंगे, तो भी नाराज हो गए। वो फाइनेंसिंग भी नहीं करने दी। यानी कुल मिला जुला के उन्हें अपने पुत्र को विदेश भेजना ही नहीं था अध्ययन के लिए। आप बाकी बच्चों के बारे में भी जानते हैं कि उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं कराई उन्होंने, अपने साथ ही रखा, अपने साथ ही पढ़ाया। लेकिन बड़े बेटे अक्सर विद्रोही भी बहुत ज्यादा होते हैं, उम्र भी तो थोड़ी ज्यादा होती है ना। तो भड़क गए देवदास गांधी। आप जानते हैं, अफ्रीका से भागे, हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में तमाम तरह के बिजनेस करने की कोशिश की। जब गांधी भारत लौट के आए तो कई बार उन्होंने मदद करने की कोशिश की, कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि बाप और बेटे के बीच बोलचाल धीरे धीरे बंद होती गई। एक समय वो आया जब जिद में उनके बेटे ने ये चुना कि वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। गांधी उसको लेके बहुत दुखी तो हुए,
लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं रह गए। गांधी ने एक बात जरूर कही कि अगर यह धर्म परिवर्तन उसने अपनी इच्छा से किया होता, उसने अपनी अपनी श्रद्धा से किया होता, इस तरह से कि उसका वाकई मन बदल गया होता, उसकी वाकई विचारधारा बदल गई होती, तो मुझे कोई दुख नहीं था। दुख मुझे इस बात से पहुंचा कि उसने कुछ पैसों के लिए या फिर मुझे नीचा दिखाने के लिए धर्म परिवर्तन जैसा काम किया। उसके बाद से तो लगभग हालांकि आप सब जानते हैं कि कस्तूरबा ने उनको जब समझाया तो फिर धर्म उन्होंने फिर से परिवर्तन अपना कर लिया, अपने धर्म में वापस लौट आए, लेकिन पिता और बेटे के बीच में बोलचाल बंद हो गई। लेकिन देखिए, जब संकट का वक्त आता है तो वो बड़ा बेटा फिर से याद आता है। याद आया वो बड़ा बेटा जब नोआखली में थे गांधी। नोआखली जहां पर मुस्लिम लीग के गुंडों ने वहां की हिंदू जनसंख्या को बहुत नुकसान पहुंचाया था, घर जला दिए थे, हत्याएं की थी, और गांधी जाकर वहां 3 महीने रह गए थे। 3 महीने एक छोटे से गांव में रहते हुए, मैं नोआखली का पूरा किस्सा सुनाऊंगा आपको, एक छोटे से गांव में रहते हुए जिस तरह से उन्होंने काम किया था, जिस तरह से वो लगातार लोगों के बीच में गए थे, थक गए थे, उम्र हो गई थी। बड़े बेटे की एक बार याद आई, उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन उस समय लौट कर नहीं आए देवदास गांधी। बाप बेटे की फिर मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई तो तब जब गांधी की हत्या हो चुकी थी, गांधी की अंतिम क्रिया हो रही थी। लाखों की भीड़ थी उनके अंतिम दर्शन के लिए। छोटा बेटा मुखाग्नि दे रहा था, क्योंकि बाकी बच्चे तो जो उनके थे वो तो अफ्रीका में थे। तो छोटा बेटा मुखाग्नि दे रहा था। उस भीड़ में, जो लाखों की भीड़ थी, एक व्यक्ति देवदास गांधी भी थे। भिखारी जैसी काया थी, टूटा हुआ तन था, कोई पहचाना नहीं उनको, कोई नहीं पहचान पाया कि ये महात्मा गांधी के लड़के हैं। दूर से ही पिता की चिता को आखिरी प्रणाम किया और लौट आए, और कुछ ही महीनों बाद वो भी इस दुनिया से काफ़ी कम उम्र में चले गए। ये गांधी के जीवन की आप कह सकते हैं एक बड़ी असफलता थी। मैंने बार बार कहा है कि गांधी सामान्य व्यक्ति थे, जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे यहां सुनने वाले तमाम लोग हैं। तो गलतियां भी उनसे हुई ही होंगी, कमजोरियां भी उनके अंदर थी ही। परिवार के अंदर कई बार वो एक ऐसे पिता थे, ऐसे पति थे जो जिद्दी थे, जो अपना सब कुछ लागू करवाने की कोशिश करते थे। लेकिन कई बार जब हम इसको देखते हैं तो समझते हैं कि सिद्धांतों पर जीने वाले आदमी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको बताया कि अफ्रीका में उन्होंने एक आश्रम बनवाया था, तो हिंदुस्तान लौट के आए जब, तो हिंदुस्तान में भी उन्होंने आश्रम बनवाने की सोची। 1915 में अहमदाबाद के पास कोचरब नाम की जगह पर उन्होंने आश्रम बनाया, एक जगह जहां पर ढेर सारे लोग रहते थे, उनके शिष्य। उस आश्रम के लिए कई सारे नियम बनाए। उन नियमों में आखिरी नियम यह था कि जाति के आधार पर यहां कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब लोगों ने पढ़ा और सोचा कि चलो गांधी जी कह रहे हैं तो ठीक है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि जब सारे एक जाति के लोग बैठे होते हैं, सारे पंडित जी लोग मान लीजिए बैठे हुए हैं, तो वहां यह कहना बड़ा आसान काम होता है कि अरे हम जात पात नहीं मानते, क्योंकि सब सबका छुआ खाते हैं, सबकी सबसे रिश्तेदारी है, सबकी सबसे दोस्ती है, तो बराबरी में बात होती है। लेकिन अगर वहां एक दलित आ जाए, तब यह तय होगा कि उसके साथ सबका व्यवहार सामान्य है कि नहीं है। यही हुआ उस आश्रम में। कोचरब के आश्रम में जब दूधा भाई अपनी पत्नी और अपनी छोटी सी बिटिया लक्ष्मी को लेकर रहने पहुंचे, दूधा भाई जाति के दलित थे, तो वो आखिरी नियम जो था कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो गांधी को तो याद था, लेकिन गांधी के साथ जो लोग रह रहे थे उनको उस समय याद आया, क्योंकि गांधी ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया और कहा कि जैसे आश्रम में बाकी लोग रहते हैं, वैसे दूधा भाई, उनकी पत्नी और बेटी भी रहेंगी। यानी वो किचन में भी जाएंगे, यानी वो खान पान में भी साथ रहेंगे, यानी वो वही कमरे शेयर करेंगे, वही सारा स्पेस शेयर करेंगे, यानी उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना किसी के लिए संभव नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो दंडनीय होगा। अब बाकी तो कौन बोले, किसके हिम्मत थी? सबसे पहले तो कस्तूरबा ही सामने आ गई। आखिर ट्रेनिंग तो उनकी भी वही थी। उन्होंने कहा कि अगर ये दलित बंधु जो यहां रहने आए हैं, अगर ये किचन में जाएंगे तो मैं आश्रम छोड़ के चली जाऊंगी। पत्नी की जिद, मायके चली जाऊंगी, घर छोड़ दूंगी। इतना ही कुछ तो होता है पत्नियों के पास विरोध करने के लिए, इससे ज्यादा विरोध कर क्या सकती हैं।
तो खैर उन्होंने अपनी तरफ से जो अधिकतम कह सकती थी वो कहा कि अगर ये दूधा भाई, उनकी पत्नी और उनकी बेटियां किचन में आए, चौके में आए, तो मैं आश्रम छोड़ के चली जाऊंगी। जानते हैं गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि आप अगर आश्रम छोड़ के जाना चाहती हैं तो जरूर जाएं, और भी कोई आश्रम छोड़ के जाना चाहता है तो जरूर जाए, लेकिन मेरे आश्रम के अंदर जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। न केवल दूधा भाई, उनकी पत्नी और उनकी बिटिया लक्ष्मी यहां पर रहेंगे, बल्कि उसी अधिकार के साथ रहेंगे जिस अधिकार के साथ बाकी लोग रहते हैं। देखिए, जब मैं कहता हूं गांधी सामान्य आदमी थे, मेरे जैसे, आपके जैसे, यहां सुनने वाले तमाम लोगों के जैसे, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन यहां आपके समझ में आएगा कि सामान्य आदमी से असामान्य व्यक्ति का जो सफर होता है वो इतना आसान सफर नहीं होता है। उसमें उन मूल्यों को जीना पड़ता है जिन मूल्यों की आप बात करते हैं। सब लोग कहते हैं मैं जाति नहीं मानता, लेकिन कुछ लोगों के घरों में जाइए तो बर्तन अलग होते हैं, कहते हैं अरे मैं तो नहीं मानता, लेकिन मैडम मानती हैं, माताजी मानती हैं, पिताजी मानते हैं, तो मैं क्या करूं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो जाति पाति नहीं मानता, लेकिन अब पिताजी चाहते थे तो मैं क्या करूं, मैंने जाति में शादी कर ली, वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम सारी चीजें। ये सामान्य व्यक्ति को और ज्यादा सामान्य बनाता है, क्योंकि आप जिसे मानते हैं, जो कहते हैं कि मैं मानता हूं, दरअसल दिल से उसे मान नहीं पा रहे होते हैं, उसके लिए बलिदान देने को तैयार नहीं होते हैं। सामान्य से असामान्य की यात्रा बलिदानों से शुरू होती है। सामान्य से असामान्य की जो यात्रा होती है उसमें अपने मूल्यों को जीना पड़ता है, उसके लिए अपने सबसे करीबियों से भी लड़ना पड़ता है। तो गांधी लड़े, अड़े इस बात पर कि मैं जातिवाद नहीं मानता, मेरे आश्रम में जातिवाद नहीं चलेगा, और अगर ये नहीं चलेगा तो इसके विरोध में अगर कोई घर छोड़ना चाहता है तो वो घर छोड़ के चला जाए। खैर कस्तूरबा घर छोड़ के नहीं गई, लेकिन एक दूसरी घटना हुई, और वो घटना ये हुई कि अहमदाबाद के जो धनी व्यापारी अब तक गांधी को आर्थिक सहायता दे रहे थे, उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। अब आश्रम की व्यवस्था में अगर उन लोगों ने अपना हाथ रोक लिया तो दिक्कत तो होनी ही थी। दिक्कत हुई। एक समय यह आया जब गांधी ने फैसला लिया कि अगर कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिलती है तो अंततः हम सब बाहर जाकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और पैसे कमा के आश्रम चलाएंगे। लेकिन जब आप सामान्य से असामान्य की यात्रा करते हो ना, जब आप बलिदान करते हो, जब अपने मूल्यों पर टिकते हो, तो दुनिया में आपके साथ खड़े होने वाले लोग भी बड़े मजबूत होते हैं। तो एक चमत्कार घटा। एक दिन आश्रम के दरवाजे पर एक कार रुकी, उन्होंने गांधी को मिलने के लिए बुलाया। गांधी मिले। उस कार से कोई निकल कर आया, एक लिफाफा गांधी के हाथ में थमाया, उन्हें प्रणाम किया और लौट गया। जब लिफाफा खोलकर देखा गया तो उसमें 10,000 रुपए थे। जब आप असामान्य से सामान्य की यात्रा करते हो, जब आप अपने मूल्यों पर जीना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे लोग आपको वैसा ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं जैसे आप हैं। और यही नहीं, आपके मूल्यों, आपकी मान्यताओं पर भरोसा करना भी शुरू करते हैं। आपके लिए जो सम्मान होता है वो व्यक्तिगत से बढ़कर आध्यात्मिक सम्मान में परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई लेखक किताब लिखता है तो उसके लिए आपके मन में सम्मान जगता है कि चलो बड़ा अच्छा लेखक है। लेकिन अगर कोई लेखक कुछ लिखता है और जीवन में रिस्क उठाकर, जीवन में लड़कर, जीवन में बलिदान करके उसी को जीता भी है, तो पाठक और लेखक के बीच में आध्यात्मिक संबंध बनता है। और जब मैं इस आध्यात्मिक की बात कर रहा हूं तो यकीन जानिए किसी ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूं। वो एक टेलीपैथिक रिलेशन होता है जिसमें आप अपने लेखक का महज सम्मान नहीं करते, बल्कि उसके साथ लड़ना, उसके साथ खड़ा होना भी सीखते हैं। गांधी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने जब एक बार ये मान लिया कि ये सही है, तो चाहे नुकसान हो, चाहे फायदा हो, चाहे कोई साथ रहे, चाहे कोई चला जाए, उस रास्ते पर चलते रहे। जब युवा थे तब भी, जब 70, 75, 80, 78 साल के जर्जर वृद्ध हो गए तब भी। और यही वो तरीका था, यही वो रास्ता था जिससे उन्होंने सामान्य से असामान्य की राह गई। एक और उदाहरण उसी आश्रम में रहते हुए इस चीज का, जिससे आप समझ पाएंगे। मैंने बताया
कि उनको उनकी सहायता करने वाले जो लोग थे उनमें से अधिकतर लोग वो थे जो अहमदाबाद के बड़े व्यापारी थे। मैं वो किस्सा निकाल लूं ताकि तिथि वगैरह अगर हो तो गलत ना हो। तो उनमें मैंने बताया कि जो उनकी सहायता करने वाले लोग थे, जो उनको आर्थिक सहायता देते थे, उनमें ज्यादातर अहमदाबाद के कपड़ा मिल के लोग थे, जो कपड़ा मिल के मालिक थे। उन्हीं में से एक थे अंबालाल साराभाई। साराभाई नाम आपने बाद में भी सुना होगा, मृणाल साराभाई का नाम सुना होगा, और लोगों का नाम सुना होगा। तो वो गांधी के मित्र जैसे थे और गांधी की सहायता किया करते थे। अब 1918 में हुआ ये कि वहां पर मजदूरों ने मांग उठाई कि हमारी जो मजदूरी है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए। अब आप जानते ही हैं, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच का ये झगड़ा चलता ही चलता है। एक तरफ मजदूर कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, एक तरफ मालिक कहता है कि तनख्वाह बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मजदूरों ने कर दिया हड़ताल। मजदूरों ने हड़ताल कर दिया तो गांधी ने उनका समर्थन किया। और गांधी अकेले नहीं थे, गांधी के साथ जो साराभाई की बहन थी अनुसुईया साराभाई, वो भी मजदूरों की सहायता कर रही थी, वो मजदूरों के आंदोलन के साथ थी। एक दिन शाम को जब गांधी प्रार्थना सभा में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने सुना कि एक मजदूर ने कहा कि गांधी जी और अनुसुईया साराभाई का तो ठीक है, ये लोग तो कार में रहते हैं, बढ़िया खाते हैं, लेकिन अगर आंदोलन लंबा चला तो हमारे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमारे लिए दाल रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। लग गई गांधी को बात, और जब गांधी को बात लगी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी समय यह फैसला किया कि जब तक मजदूरों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, मैं अनशन करूंगा। यह गांधी का पहला अनशन था। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, गांधी विभाजन के खिलाफ अनशन पे क्यों नहीं बैठे, फलां के खिलाफ अनशन पे क्यों नहीं बैठे। एक बार मैं इसी पर बात करूंगा एक किस्से में कि कब कब गांधी अनशन पे बैठे। अभी सिर्फ इतना बता दूं कि गांधी कहते थे कि अनशन भी अहिंसा का एक अधिकार है, इसलिए यह हमेशा मित्र के समक्ष किया जा सकता है, यह हमेशा उसके समक्ष किया जा सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं। जो शत्रु है उस पर दबाव बनाने के लिए अगर हम अनशन करते हैं तो वो दरअसल हिंसा का अनशन हो जाता है। तो साराभाई मित्र थे, साराभाई के खिलाफ बैठ गए अनशन पे, और जब अनशन पे बैठ गए तब साराभाई के समझ में आया कि अब तो मामला गड़बड़ हो रहा है। फिर वो आए, मजदूरों का समझौता हुआ और मजदूरों को वो तनख्वाह मिली जो वो डिमांड कर रहे थे। तो ये थे गांधी, जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि मालिकों से समर्थन लेते थे। कांग्रेस के लिए चंदा जो है वो मालिकों के पास से आता था, जो बड़े बड़े मिल मालिक थे। लेकिन ये आपको कोई नहीं बताता कि पहला अनशन उसी मालिक के खिलाफ मजदूरों के समर्थन में उन्होंने किया था। मालिकों पर एक किस्सा और याद आया। बिड़ला साहब ने अपनी जीवनी लिखी है, ऑनलाइन मिल जाएगी, कभी ढूंढ के पढ़िएगा। बिड़ला साहब बताते हैं कि कलकत्ता में उन्होंने ये गांधी से कहा कि हर महीने मैं कांग्रेस पार्टी को कुछ चंदा दूंगा। तो गांधी ने कहा बहुत अच्छी बात है, जरूर दीजिए। फिर बोलते बोलते बोल गए कि मैं चाहता हूं कि हर महीने आप मुझे एक पत्र लिखें। गांधी ने कहा अच्छा, इसका मतलब आप यह चाहते हैं कि आप जब जब चंदा दें मैं उसकी रिसिप्ट भेजूं आपको? बिड़ला सन्न रह गए, चुप रह गए। समझ में आया कि सामने वाले आदमी का आत्मविश्वास जितना मजबूत है, आत्मसम्मान भी उतना ही मजबूत है। अगर वो उनसे चंदा ले रहे थे तो इसलिए ले रहे थे कि वो मानते थे कि वो देश का काम कर रहे हैं। ये वो वाला चंदा नहीं था जो चंदा लेके खा जाया जाता है, ये वाला चंदा नहीं था जो लेने के बाद जमीन का गड़बड़ घोटाला किया जाता है। ये वो चंदा था जिसके एक एक पैसे का हिसाब गांधी खुद रखते थे। इसीलिए कभी याचक की मुद्रा में, कभी हाथ जोड़कर नहीं गए चंदा लेने के लिए। अधिकार के साथ कहा कि चूंकि आपके पास पैसा है और हम देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आपके फराइज में ये शामिल है, आपका फर्ज बनता है ये कि आप चंदा दें और हमारी मदद करें। ये फर्क था चंदाजीवी नेताओं और गांधी के अंदर, और यही वो सारे फर्क थे
जो गांधी को एक सामान्य आदमी से असामान्य आदमी में बदलते हैं। मूल्यों के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध, जो राह सही समझ ली उस राह पर चलने के लिए हमेशा उद्धत, और आखिरी चीज ये, न किसी के सामने सर झुकाना, न किसी का अपमान करना। अफ्रीका से एक सवाल और था जो किसी ने मुझसे इनबॉक्स में पूछा था। हालांकि मैंने किताब में लिखा बहुत सारी चीजें, अभी अभी किताब पूरी की हैं, तो मुझे लगता है किताब तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि भाई हिंदी की दुनिया है, इसमें किताब खरीदते थोड़े से लोग हैं और पढ़ते उसमें से भी कम हैं, तो इसलिए वो किस्सा भी यहीं सुना दूं। यह सवाल पूछा जाता है कि अफ्रीका में रहते हुए जो वहां के काले लोगों का संघर्ष था उसमें गांधी ने हिस्सा क्यों नहीं लिया। यह सवाल पूछा जाता है कि गांधी अगर अहिंसक थे तो बोएर युद्ध में क्या करने गए थे, जुलू विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ क्यों दिया था। यह सवाल पूछा जाता है कि पहले विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का साथ क्यों दिया था। इसका जवाब देकर मैं आज का किस्सा खत्म करूंगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी सवाल है। सवाल है बिल्कुल कि अगर आप अहिंसा की बात करते थे तो ऐसा क्या हुआ कि आप अंग्रेजों के साथ न केवल युद्ध में शामिल हो गए बल्कि आपने बाकायदा ड्रेस पहन ली। बाद में उनकी आलोचना करते हुए किताब भी लिखी गई, स्ट्रेचर बियरर ऑफ द एम्पायर। हुआ क्या था? गांधी के साथ एक खूबी यह भी है कि गांधी ने अपना सब कुछ खुद लिख दिया है। जितनी बातों पे गांधी की आलोचना होती है वो गांधी ने खुद लिखा हुआ है, खुद स्वीकार किया हुआ है। अगर नहीं लिखते तो वो इंटरनेट का जमाना नहीं था, शायद ये सब चीजें कभी बाहर आती ही नहीं। गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे तो वहां उनकी मेजबान थी मरिया लुस्ट, क्या नाम था उनका, उनकी जो मेजबान थी उनको उन्होंने उनके सामने बात करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अपने इस युद्ध के बारे में, उस युद्ध में जो उनकी हिस्सेदारी थी उसके बारे में। मैं सीधे वही पढ़ देता हूं, उससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। मुरियल लिस्टर के साथ वो एक विद्वान से मिले और जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि आपने अंग्रेजों के साथ लड़ाई में हिस्सा क्यों लिया, तो गांधी बहुत कायदे से इस बात को बताते हैं। मुरियल लिस्टर की जो किताब है उसका नाम है एंटरटेनिंग गांधी, और यह भी आपको ऑनलाइन आर्काइव वगैरह पे मिल जाएगी, आप वहां आराम से पढ़ सकते हैं। गांधी कहते हैं, मैं 1914 में ऐसा नहीं सोचता था। यह 1932 की बात है, 1930-31 की बात है जब वो लंदन गए हुए थे। कहते हैं, मैं 1914 में ऐसा नहीं सोचता था, तब मैं एक निष्कलंक नागरिक बनना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के हवाले कर दिया। मुझे लगता था कि वे मेरे देश को अत्याचार से बचा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे उनकी वैसे ही पूरे दिल से सहायता करनी चाहिए जैसे कोई ब्रिटिश करता है। मुझे रेड क्रॉस का काम करने को कहा गया। मैंने कहा यह शानदार है, क्योंकि मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिल को किसी भरम में नहीं रखा। मैं खुद को भरमा नहीं सकता था कि रेड क्रॉस का काम हत्या से कम है। युद्ध में इसकी भी वही भूमिका है। यह सैनिकों को दूसरों की हत्या करने के लिए तैयार करता है। अगर उन्होंने मुझे बंदूक दी होती तो उनके प्रशिक्षण के बाद मैं उसे निश्चित रूप से चलाता भी, लेकिन मुमकिन है कि उसे चलाते हुए मुझे लकवा मार जाता। इसी में आगे वो बताते हैं कि जुलू विद्रोह में जब उन्होंने हिस्सा लिया तो उनसे पूछा गया, तुम क्या काम करोगे? तो उन्होंने कहा, मैंने स्ट्रेचर उठाने का काम चुना और मैंने ये कहा कि जो जुलू विद्रोही हैं मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। दरअसल गांधी सोच कैसे रहे थे? गांधी वैसे ही सोच रहे थे जैसे हम आप सोचते हैं। गांधी सोच रहे थे कि ब्रिटिश सरकार के नागरिक के रूप में अगर वो अच्छी तरह से काम करेंगे, अगर वो सरकार के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे, तो सरकार शायद जो वहां एशियाई लोग रह रहे हैं उनके साथ बेहतर व्यवहार करे। यह सोच प्रथम विश्व युद्ध तक रही, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय वो हिंदुस्तान आ चुके थे और उसके बाद जो इन्होंने हिंदुस्तान में किस्से कहानियां देखी, खासतौर पर जलियांवाला बाग जब देखा कि यहां विद्रोहों को किस तरह से दमित किया जा रहा है, तब गांधी के समझ में आया कि अंग्रेजी शासन जो इंग्लैंड में बहुत लोकतांत्रिक है, न्यायपूर्ण है, वो हिंदुस्तान में इसके ठीक उलट है, दमन करने वाला है। और उसके बाद आप देखते हैं धीरे धीरे गांधी अंग्रेजी शासन के खिलाफ होते जाते हैं और अंततः नारा देते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया।
अंततः जब द्वितीय विश्व युद्ध आता है तो खुल के कहते हैं कि हम अंग्रेजों के साथ किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे, और उसके लिए जिस तरह से उन्हें जेल में डाला जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उस पर तो हम बात करेंगे ही। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि गांधी, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पैदाइशी महान नहीं थे, सारा ज्ञान लेकर पैदा नहीं हुए थे, इसी समाज में रहते हुए, इसी समाज में प्रयोग करते हुए, अपने लिए कुछ मूल्य और आदर्श बनाते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के निर्णय लिए। ऐसा नहीं था कि वो काले लोगों के साथ संघर्ष में शामिल नहीं हुए थे। दो बड़े कारण थे, आगे उस पर और भी बात करूंगा मैं। एक कारण तो यह था कि वो ज्यादातर जो संघर्ष थे वो हिंसक संघर्ष थे। दूसरा कारण यह था कि अफ्रीका में रहते हुए जो उनकी प्राइमरी चिंता थी, प्राथमिक चिंता थी, वो ये थी कि किस तरह एशियाई लोगों के लिए अधिकार हासिल किए जाएं। लेकिन उस समय भी और उसके बाद भी सैकड़ों उनके बयान आपको ऐसे मिल जाएंगे जो काले लोगों के संघर्ष के पक्ष में। मैं जिस दिन गांधी और जाति के बारे में बात करूंगा, उस दिन इस मूवमेंट पर भी बात करूंगा। एक किस्सा जाति के साथ उनके रिश्ते का तो समझना ही होगा। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है गांधी जातिवादी थे, गांधी ये थे, गांधी वो थे। एक किस्सा तो मैंने आपको सुनाया ही। एक सवाल छोड़कर मैं आपके सामने जाऊंगा कि गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल जो था वो देश को आजाद कराने का था। और गांधी ने जब अपनी अछूत समस्या वाली बात शुरू की और जब छुआछूत मिटाने की बात शुरू की, उस समय देश का माहौल क्या था जरा आप देख लीजिए। उस समय अति क्रांतिकारी बातें सिर्फ वही कर सकता था जिसे लोगों को उस तरह से जोड़ना नहीं था। बार बार कहा जाता है, मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि छुआछूत की जो समस्या थी वो सबसे कमजोर पक्ष था। वो एक ऐसी जगह गांधी ने हमला किया था, छुआछूत हटाने की बात करके गांधी ने ऐसी जगह हमला किया था कि जाति व्यवस्था एक बार सिहर के रह गई थी। उस समय नाम क्या था? अनटचेबल्स कहा जाता था, अछूत कहा जाता था। गांधी ने उस आधार को ही खत्म करने की बात की थी और फिर धीरे धीरे वहां से वो जाति की मुक्ति तक बढ़े और इस यात्रा में अपने साथ हजारों लाखों लोगों को लिया और छुआछूत जैसी समस्या को कम से कम उस समय इस हालात में तो पहुंचा ही दिया था कि जिस छुआछूत की बात लोग बड़े गर्व से करते थे वो शर्म की बात बन गई। अगर गांधी के इस योगदान को हम नहीं सोचेंगे, अगर गांधी के इस योगदान को हम जीरो समझ लेंगे, तो वो भी ये गलती कर रहे होंगे। पेरियार ने अपने तरीके से किया, फुले ने अपने तरीके से किया, अंबेडकर ने अपने तरीके से किया। निश्चित रूप से ये सारे लोग क्रांतिकारी लोग हैं और महान लोग हैं, लेकिन गांधी ने भी अपने तरीके से उन जड़ों को काटने की कोशिश की। उसे अगर आप महत्व नहीं देंगे, उसे अगर आप बहुत हल्का समझ लेंगे, तो आज़ादी की पूरी लड़ाई, पूरे मूवमेंट को समझने में एक बड़ी गलती करेंगे। मैं विस्तार से बात इस पर फिर कभी करूंगा। और ये दोहराते हुए कि गांधी के सामान्य से असामान्य बनने की जो यात्रा थी, वो अपने लिए मूल्यों के निर्माण और फिर उस पे टिकने की, उसके लिए लड़ने की, उसके लिए बलिदान देने की जो उनकी जिद थी, वहां से पैदा होती है। और इसी जिद के चलते उनको दिक्कतें परिवार के भीतर भी आईं, समाज के भीतर भी आईं, राजनीति के भीतर भी बार बार आईं, यहाँ तक आईं कि कई बार राजनीति से बाहर होने का उन्होंने सोच लिया। और जो ढेर सारे आरोप उन पर लगे, उनसे तो आप परिचित हैं ही। तो आज इतनी ही बात, अगली बार इसके आगे का किस्सा सुनाऊंगा मैं। और आज पेज से लाइव हो पाया हूं, मुझे लगता है कि कोई तकनीकी समस्या जो भी रही होगी वो ख़त्म हो गई होगी। बुद्ध से कबीर पेज को आप लाइक कर लें। और ये वीडियोस यूट्यूब पे भी पोस्ट हो रहे हैं, तो बाद में आप उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बहुत 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 शुक्रिया।